हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं केमिकल बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। वैसे तो मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है इसको, केमिकल बॉन्ड के बारे में। क्या होता है अभी केमिकल बॉन्ड कि मान लो दो एटम आपके ए और बी, इन दोनों एटम को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोड़े रखता है एक दूसरे के साथ, उसे हम क्या कह देते हैं? केमिकल बॉन्ड कह देते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो केमिकल बॉन्ड की। क्या लिखोगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड मोर देन वन एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? अब देखो अभी दो एटम है, एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब उनमें क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। और इस अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, आपका बॉन्ड क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? और अगर कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब आपका बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो मैं बॉन्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं क्या? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा क्या होगा? वीक बॉन्ड। ठीक है? अब यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या होगी? लार्ज अमाउंट में होगी। और यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या होगी? कम होगी। अगर कम रिलीज हो रही है तो आपका लेस स्टेबल है, ज्यादा रिलीज हो रही है तो मोर स्टेबल है। तो मैं यहां लिख दूं, ये बॉन्ड क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके मोर स्टेबल होते हैं। यानी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, आपका बॉन्ड क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो एनर्जी दोनों केस में रिलीज हो रही है, मतलब जो केमिकल बॉन्ड बनने का प्रोसेस है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या होगा? जो एनर्जी रिलीज होती है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी। यानी एनर्जी अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा रिलीज हो रही है तो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है 42 किलो जूल से कम या इक्वल 42 किलो जूल के, तो आपका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? वीक होगा। क्लियर है? दोनों समझ आ गए होंगे। इसमें 42 किलो जूल से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर उससे कम या 42 किलो जूल के इक्वल एनर्जी रिलीज हो रही है तो आपका बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। या फिर मैं किलो कैलोरी में लिखूं, अगर आपकी एनर्जी है वो 10 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा रिलीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, या इससे कम या इसके इक्वल रिलीज हो रही है तो आपका बॉन्ड क्या है? वीक है। ठीक है? अब देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो होता है आपका आयोनिक। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। किस किस में मिलता है, बनता है? भी नॉर्मली यह मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। बट आपको एक पता होगा, जैसे अमोनियम है, ये नॉन मेटल है पर ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। बाकी सारे किस में बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और ये वाला एग्जाम्पल कौन सा है? जहां पर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है? मैं लिख देता हूं, नॉन मेटल और नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। अब देखो आयोनिक बॉन्ड के बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। नाम ही बता रहा है, मेटल और मेटल के बीच में बनेगा। इसके बाद में आता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉर्मली तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, बट कुछ केस ऐसे भी आते हैं जहां पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन रहा है। ठीक है? नॉन मेटल का एग्जांपल दूं, जैसे HCl है, दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल दूं, जैसे AlCl3 है। ठीक है? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इनके बीच में भी बन रहा है। इसके बाद में एक और आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने बताया था आपको, अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। इक्वल शेयरिंग से कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और अनइक्वल शेयरिंग से कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इसी का एक स्पेशल केस मानते हैं कोवेलेंट का। ठीक है? इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं, या इसे डेटिव बॉन्ड भी कह देते हैं। यानी इसमें देता एक एटम है इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर दोनों एटम करते हैं। इसके बाद आ जाओ इधर, वीक बॉन्ड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? इसी चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे इससे। और दूसरा है आपका वीक वान डेर वाल्स जो फोर्स होते हैं, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन कह दो। जैसे दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है। किसके द्वारा एसोसिएटेड होंगे? वान डेर वाल्स अट्रैक्शन के द्वारा। या जैसे नियोन है और नियोन है, यानी दोनों इनर्ट गैस के, नोबल गैस के मॉलिक्यूल है, नोबल गैस के एटम है, ये भी एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है? वान डेर वाल्स अट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है? तो इसमें क्या होगा? जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान वो लगभग होती है अभी 10 to 42 किलो जूल पर मोल के लगभग। और वान डेर वाल्स में क्या होती है? 10 किलो जूल पर मोल से कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है? हम नॉर्मली कह देते हैं 2 to 10 किलो जूल पर मोल के लगभग एनर्जी इसमें रिलीज होती है। और इसमें क्या होगी? 10 to 42 किलो जूल पर मोल। ये रफली आइडिया दे रहा हूं भी मैं आपको एनर्जी का। तो ये था केमिकल बॉन्ड भी आपका। अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कौन से बॉन्ड को?
कोवेलेंट बॉन्ड को। पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले लैंगम्योर ने एक्सप्लेन किया था अभी से। तो लैंगम्योर ने क्या कहा, कोई भी आपका एटम है, मान लो ये क्लोरीन का एटम है और इसमें आपको पता है लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी 7 होते हैं। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इसकी मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा ना, मतलब आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्यों भाई, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो एक क्लोरीन का आइटम ये हो रहा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इस तरह से शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लिख लो डेफिनेशन, क्या लिखोगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन two atom is known as कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यह शेयरिंग क्यों करते हैं अभी, ताकि वो अपना या तो ऑक्टेट पूरा कर सके या फिर अपना डुप्लेट पूरा कर सके। डुप्लेट जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की लास्ट सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, यानी नेक्स्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना तो सभी चाहते हैं। इसकी नेक्स्ट नोबल क्या है, हीलियम है, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, जिससे इसका क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी हम, जैसे क्लोराइड था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां अब इनके बीच में आ गए ना, शेयरिंग कर ली, दोनों की इक्वल शेयरिंग है तो बीच में आ गए, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे, 2 4 6 और 2 8 है ना। यहां भी क्या हो जाएंगे, 2 4 6 और 8, मतलब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोराइड है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे हम, ठीक है। और इसके पास कितने बच गए थे, वो बाकी ऐसे लिख देंगे। तो ये इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी होंगे। इसका डुप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसके पास क्या हो गया, 8 हो गए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अगर बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको हम लिखते हैं 2 6, मतलब अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल के ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, है ना। यहां पर क्या हुआ, हर एक एटम ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो यहां क्या बन गया, अभी डबल बॉन्ड, और इन दोनों का क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हो गया। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन को, जैसे यह ऑक्सीजन है और यह ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो इस पर रिप्रेजेंट ऐसे कर दिए, ये कर दिए, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे लिखेंगे हम, यानी ये इसमें भी काउंट होंगे और ये वाले इसमें भी काउंट होंगे, 4 2 6 2 8, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएंगे, 2 4 6 और 2 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5। अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेगा ये, मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दूँ, 1 2 3, और एक यहाँ लिख दिया 4 5, दोनों यहाँ लिख दिए मैंने, ठीक है। अब इधर भी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर ले, शेयर कर ले इस तरह से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों एटम ने क्या किया है, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी, ये नाइट्रोजन है, 1 2 3, यहाँ नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसके भी हैं और ये वाले इसके भी हैं, ठीक है। तो दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब देखो भी क्या कहेंगे इस केस में, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। 3 पेयर हो गए ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, समझ आ गया होगा आपको। तो लिखो,
इफ शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं कैसे लिख सकता हूं, टू इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन ईच एटम, वन इलेक्ट्रॉन ईच एटम, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऐसे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड को, यानी क्लोरीन क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब सेकंड केस क्या लिखोगे, इफ ईच एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से लिखते हैं जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन गया। और तीसरे केस में क्या लिखोगे, इफ, यहां पर लिख लो, इफ ईच एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी हर एक ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो यहां क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ये लिख लेना, समझ आ गया होगा। अब एक और देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों एटम के बीच में प्रेजेंट है, यानी दोनों को बॉन्डेड कर रहा है, दोनों को बांधे रख रहा है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो पेयर है ना ये, इसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। और जो ये फ्री प्रेजेंट है एटम, इलेक्ट्रॉन सॉरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, या इन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ये बॉन्ड नहीं बना रहे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर ये इन्हें लोन पेयर कहेंगे। तो इस पे कितने लोन पेयर है अभी, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर। तो इसमें तीन लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। आपसे कई बार काउंट करना आ जाता है कि HCl के अंदर बताओ कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। तो HCl के अंदर क्या हो जाएंगे, तीन लोन पेयर हो जाएंगे, तीनों के तीनों किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्लोरीन के ऊपर, और एक क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा। क्लियर है। इसके ऊपर आ जाएगी, बताओ कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है, तो काउंट कर लोगे ना। बॉन्ड पेयर कितना है, एक है, लोन पेयर कितने हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, तो 6 लोन पेयर है। सिंपल है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले नोट करो ये। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई कर रहा हूं। एक तो मैं इसको क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। दूसरा मैं क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ठीक है। और तीसरा मैं इसको क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। अब देखो, पोलैरिटी के बेस पर मैं कोवेलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, CV लिख रहा हूं मैं कोवेलेंट बॉन्ड को, और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया Cl2 का, Cl2 को मैं ऐसे लिख दूं। अब क्या होगा, दोनों बॉन्डेड एटम सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा, इनके सेंटर में रहेगा। ऐसे लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा, इनके सेंटर में रहेगा। तो मतलब न तो इलेक्ट्रॉन पेयर उधर जाएगा न इधर जाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, सेम है। तो मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, आपका नॉन पोलर हो गया। क्लियर है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर HCl का, तो क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इस पे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जो बॉन्ड पेयर है वो किधर शिफ्ट हो गया, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पोलर हो गया। तो इस तरह के हम कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, पोलर कंपाउंड। और ये क्या आपका नॉन पोलर कंपाउंड। क्लियर है। अगर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो तो कंपाउंड पोलर कंपाउंड होगा, और नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो तो कंपाउंड क्या होगा, आपका नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है, जिनमें दोनों बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। लिख लो, इफ बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। और दूसरा इसमें क्या लिखोगे, इफ बॉन्डेड एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम जीरो हो, ठीक है। बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो होगा तो बॉन्ड आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा।
क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बॉन्ड नॉन पोलर है। और वहां पे क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, तो आपका बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। समझ आ गया होगा। तो पोलर नॉन पोलर क्लियर आपको। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ पोलर का एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आपका वाटर है, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या आ जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये पोलर बॉन्ड बन गया। और ये कंपाउंड क्या बन गया, पोलर कंपाउंड, क्योंकि ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे अभी मैंने बताया था आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अभी बताया था ना, अगर बॉन्डेड एटम, हर एक एटम है, ईच एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, देन सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। इफ ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, देन डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। एंड इफ ईच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, देन ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, यहां जैसे HCl या क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, यहां ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लोगे, और यहां नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लोगे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जरूरी नहीं है भी, आप जैसे इथीन, आपको पता होगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में क्या ले सकते हो आप, इथाइन का ले सकते हो एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन ने क्या किया है, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इक्वल शेयरिंग हो रही है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा। क्लियर है। अब ओवरलैपिंग के बेस पे देखो भी, ओवरलैपिंग के बेस पर मैं 2 तरह के बॉन्ड बनाता हूं, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, एक कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा होगा, इसे सिग्मा बोलते हैं, और एक क्या होता है आपका, पाई बॉन्ड होता है, ये वाला। अब क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, यानी जिनमें भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आपको जहां भी दिखाई दे आपको, वहां क्या कहोगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड क्या होगा, सिंगल के साथ अगर अलग से, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो यहां पर क्या है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा तो होगा ही होगा, और इसके अलावा एक क्या है, पाई है। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा और पाई बन रहा है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है, सिग्मा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है, आपका पाई बॉन्ड बनता है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। यहां एक बार लिख लो, सिंपल सा लिख लो, ओवरलैपिंग क्या होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या इसे टेल टू हेड ओवरलैपिंग या टेल टू टेल ओवरलैपिंग भी कह देते हैं। तो सिग्मा बनेगा, और यहां क्या लिखोगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बनता है। जैसे इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, और N2 होता है, तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा मान लो और 2 पाई। ठीक है, एक ये वाला। इसी तरह से आपका, जैसे मैंने अभी इथीन का बढ़ाया था, C डबल बॉन्ड C H H H H। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2 बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, तो एक क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहां पर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये वाला भी सिग्मा है। तो कई बार कह देता है कि इसमें कैलकुलेट करो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मैं इधर वाला हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने, नोट नहीं किया तो पॉज करके कर लेना अभी। तो सिग्मा इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा है, और पाई कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में क्या देखेंगे हम, पहला देखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी बॉन्ड डिस्कस किए थे, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा भी, उसके बाद में कौन सा आएगा, मेटालिक बॉन्ड आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड सबसे वीक होता है, और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड वीक है तो क्या होगा, ये मतलब तीनों फॉर्म में मिल सकता है आपका, सॉलिड में भी मिलता है जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, लिक्विड में भी मिलता है, और गैस में भी मिलता है। हाँ, इस बॉन्ड का मैं रोल अभी बताऊंगा, अभी जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताऊंगा। चलो सेकंड लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो इनके कंपैरिजन में क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, आसानी से ये इनको हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं। अब तीसरा
हाँ, इसमें एग्जाम्पल याद रखना चाहो भी तो सॉलिड है, जैसे आपका आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और क्लोरीन और फ्लोरीन है वो आपके क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। एक एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो इनका। यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, साइज बढ़ता जा रहा है, वैन डर वाल अट्रैक्शन, इनमें वैन डर वाल अट्रैक्शन नहीं होती है मॉलिक्यूल के बीच में, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगी, वैन डर वाल अट्रैक्शन होगी। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, ये गैसियस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। लिख लेना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज सो वैन डर वाल अट्रैक्शन इंक्रीजेज, सो क्या होगा, सो फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। लिख लोगे, आसान है भाई। इसके बाद में देखो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसके अलावा और क्या लिखोगे, कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड होते हैं तो मैक्सिमम होती है ना, बट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होती है, आयंस तो होते नहीं है इसमें, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, हम ये लिखेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होते ना इनमें क्योंकि इनमें आयन नहीं होते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कहेंगे वेरी लो होती है कंडक्टिविटी। इसके बाद आ जाओ, कंडक्टिविटी के बाद में क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी। आपको लाइक डिजोल्व लाइक वाला प्रिंसिपल पता होगा कि जो जैसा होता है उसी में घुलता है, तो ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल किस में होंगे, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो भाई, कलर। हाँ, इनकी जो कलर शो करने की टेंडेंसी होती है वो हाई होती है, ठीक है, तो शो कलर, ठीक है, तो ये आसानी से कलर, मतलब ये कलर्ड होते हैं ज्यादातर। इसके अलावा एक और लिखोगे भाई, डायरेक्शनल होते हैं ये, एक बार इतना नोट कर लो फिर आगे का पॉइंट लिखा रहा हूं। 6th है, डायरेक्शनल होते हैं ये। डायरेक्शनल है मतलब क्या होगी, इनकी स्पेस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, मतलब जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये लीनियर भी होते हैं, अगर 2 एटम जुड़े हो तो, या 3 एटम जुड़े हो तो वो क्या होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, ठीक है, 4 एटम जुड़े हो तो वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं। मतलब इनकी क्या होती है, स्पेस में फिक्स डायरेक्शन होती है। और आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि एक केटायन है उसके इर्द गिर्द एनायन कहीं भी जुड़ सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, इसलिए डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल है तो ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ठीक है, तो लिख लेना शो आइसोमेरिज्म। इसके अलावा हमने आयोनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि आयोनिक रिएक्शन होती है वेरी फास्ट होती है, बट इनकी जो रिएक्शन होगी, अगर ये रिएक्शन करेंगे तो स्लो मैनर में करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि वहां आयन पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में, और यहां कौन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन करने में, मॉलिक्यूल्स करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। क्लियर है। तो ये कुछ कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी है। यानी अगर मैं आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को कंपेयर करूं तो आयोनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और कोवेलेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, ये उनके कंपेयर में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट एक्सेप्शन भी है अभी, जैसे आपका डायमंड है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, हार्ड है, ठीक है, तो ऐसे भी कुछ केस आते हैं आपके। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड की बहुत कम होती है, बट आयोनिक कंपाउंड की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे ग्रेफाइट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कंडक्टिविटी वो शो कर रहा है। क्लियर है। तो ये एक दूसरे से, दूसरा क्या करोगे आप, जैसे जो आयोनिक कंपाउंड थी उनकी लेटिस एनर्जी हाई होती है और इनकी लेटिस एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ये कलर्ड होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉर्मली आपके कलरलेस होते हैं। क्लियर है। आयोनिक बॉन्ड जो बन रहा था वो किस में बन रहा था, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किस में बनता है, आपका नॉन मेटल और नॉन मेटल के केस में। हाँ, ये बॉन्ड बनाने का और मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो किस में बनता है, नॉर्मली बनता है भाई नॉन मेटल में, बट कुछ केस में मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है, ये मैंने बताया था। जैसे मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया था आपको। और नॉन मेटल में क्या ले लोगे, जैसे ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप ये याद रखना, जैसे ग्रुप आपके, जैसे जिनमें लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की या तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो आसानी से क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यानी मैं यहां लिख दूं, क्या लिखूंगा, शॉर्टेज ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जिनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? जैसे आपका नाइट्रोजन है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, कोवेलेंट बना रहा है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, कोवेलेंट बना रहा है। और हेलोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, कोवेलेंट बना रहा है। क्लियर है? इसके अलावा मेटल नॉन मेटल का हो गया। एक आप सिंपल सा याद रख लो, यानी 2 एटम की जो कंबाइनिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी का डिफरेंस अगर लेस देन 1.9 है, क्या लिखोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी, इफ डिफरेंस between electronegativity of combining atom सही लिख लेना, अभी मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा वो कर जाता हूं। कंबाइनिंग एटम लेस देन 1.9 है, ठीक है, तो आपके जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। ध्यान रखना, जो 2 कंबाइनिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.9 से कम है तो आपके जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता रखी है आपको। जैसे आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, H है और Cl है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें दोनों की बताई है, हाइड्रोजन की बताई है और क्लोरीन की बताई है, ठीक है, दोनों की बता रखी है मैंने। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसमें से आप क्या करोगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस कर दोगे। अगर वो डिफरेंस 1.9 से कम आता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, कोवेलेंट होगा। अगर ज्यादा आता है तो आयोनिक होगा। ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये कम ही आएगा 1.9 से, क्योंकि ये कोवेलेंट है। क्लियर है? तो ये मेरी तरफ से भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।